दोस्तों, आज फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 के बाहर जो हलचल मची है और राइटर्स रूम से जो स्क्रिप्ट के पन्ने लीक होकर मेरे पास आए हैं, वो इस शो झनक के पूरे इतिहास को बदल कर रखने वाले हैं। मैं मनीषा, आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर वो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हूँ जो अभी टीवी पर आने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लेगी, लेकिन सेट पर मौजूद होने के कारण मुझे ये अंदरूनी जानकारी सबसे पहले मिली है। कहानी अब सिर्फ लव ट्रायंगल या सास बहू की साजिश तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब कर्मों के फल और कुदरत के न्याय की तरफ मुड़ चुकी है। जिस अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी अहंकार में और अर्शी के प्यार में अपनी पहली पत्नी झनक यानी नूतन की बेटी के साथ नाइंसाफी की, अब वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि वही अनिरुद्ध एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे पाप का घड़ा भरता है और कैसे खून के रिश्ते ही आखिर में काम आते हैं, चाहे आप उनसे कितनी भी नफरत क्यों न कर लें। कहानी की शुरुआत उसी हाई वोल्टेज ड्रामे से होती है जहां बासु हाउस में अदिति की जान पर बनाई है। जैसा कि हम जानते हैं, ऋषि, जो अब एक पुलिस एसपी है और इस घर का दामाद है, वो एक बहुत ही अजीब कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति है जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली है, और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक है जो उसी घर में नफरत और अपमान का घूंट पीकर जी रही है। पार्टी के दौरान अदिति ने जो जूस पिया उसमें जहर था और अदिति बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा बासु परिवार, खासतौर पर अर्शी, बिना किसी सबूत के सीधे झनक की गर्दन पकड़ने को तैयार बैठी थी। अनिरुद्ध, जो अब एक पिता कम और अर्शी का कठपुतली ज्यादा लगता है, उसने भी आव देखा न ताव अपनी ही सगी बेटी झनक पर इल्जामों की बौछार कर दी। सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था तो अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे एक्टर के चेहरे पर वो गुस्सा साफ दिख रहा था जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। अनिरुद्ध चिल्ला रहा था कि झनक ने ही उसकी दूसरी बेटी अदिति को मारने की कोशिश की है क्योंकि वो ऋषि को वापस पाना चाहती है। यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। ऋषि, जो एक पुलिस वाला है, वो जज्बातों से ज्यादा सबूतों पर भरोसा करता है। भले ही अदिति उसकी पत्नी है, लेकिन वो झनक को जानता है, उसने झनक के साथ वक्त बिताया है, वो उसका पूर्व पति रह चुका है। ऋषि बीच बचाव करने की कोशिश करता है, वो अनिरुद्ध को शांत करने की कोशिश करता है, ये समझाता है कि अभी प्राथमिकता अदिति को अस्पताल ले जाना है, न कि इल्जाम लगाना। लेकिन अनिरुद्ध का अहंकार 7वें आसमान पर है। वो झनक को धक्के मारकर घर से निकालने की बात करता है। वो कहता है कि नूतन यानी पुरानी झनक का साया इस घर पर मनहूसियत लेकर आया था और अब उसकी बेटी वही इतिहास दोहरा रही है। अनिरुद्ध का ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, सांसें फूलने लगती हैं। वो झनक को नाजायज और कातिल जैसे शब्दों से नवाजता है। झनक, जो अब तक रो रही थी, अपनी सफाई दे रही थी, वो अपने पिता के मुंह से इतनी नफरत सुनकर सन्न रह जाती है। तभी कुदरत अपना खेल खेलती है। अनिरुद्ध अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, वो अर्शी की तरफ मुड़ता है, शायद उसे ये कहने के लिए कि पुलिस को बुलाओ और झनक को गिरफ्तार करवाओ, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसका हाथ हवा में ही कांपने लगता है। फिल्म सिटी में मौजूद सूत्रों ने मुझे बताया कि इस सीन को इतना इंटेंस शूट किया गया है कि सेट पर सन्नाटा छा गया था। अनिरुद्ध को एक जोरदार झटका लगता है, उसका आधा चेहरा सुन्न पड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अर्शी की चीख निकल जाती है। एक तरफ अदिति बेहोश पड़ी है, दूसरी तरफ अनिरुद्ध को पैरालिसिस यानी लकवे का अटैक आया है। ये वो पल है जहां बासु परिवार की सारी हेकड़ी निकल जाती है। घर में दो लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। ऋषि तुरंत स्थिति को संभालता है। एक पुलिस अफसर की ट्रेनिंग उसके काम आती है। वो एम्बुलेंस को फोन करता है और साथ ही घर के बाकी लोगों को शांत रहने का आदेश देता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब अनिरुद्ध गिरता है तो अर्शी घबरा जाती है। वो रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसने हमेशा अनिरुद्ध पर राज किया है, उसकी सेवा कभी नहीं की। लेकिन झनक, जिसे अभी अभी इसी अनिरुद्ध ने घर से निकालने का हुक्म दिया था, वो दौड़कर अपने पिता के पास आती है। झनक अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रखती है। अनिरुद्ध की आंखों में खौफ है, वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही। उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया है। वो अपनी उस बेटी को देख रहा है जिसे उसने नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। झनक उसके हाथ रगड़ रही है, उसे होश में रखने की कोशिश कर रही है। ऋषि ये सब देख रहा है। वो देख रहा है कि उसकी एक्स वाइफ, जिसे इस घर ने इतना दर्द दिया, वो आज भी अपने पिता के लिए तड़प रही है। और दूसरी तरफ अर्शी है, जो अदिति के पास बैठी रो रही है और अनिरुद्ध की हालत देखकर उसे छूने से भी डर रही है। अस्पताल का सीन बहुत ही भावुक होने वाला है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अदिति तो जहर के असर से बाहर आ जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें मेजर ब्रेन स्ट्रोक आया है, जिसके कारण उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। अब वो ना चल सकते हैं, ना अपने हाथ से पानी पी सकते हैं और ना ही साफ बोल सकते हैं। ये खबर अर्शी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अर्शी तो अनिरुद्ध से प्यार करती है, वो उसकी सेवा करेगी, लेकिन मेरी बात मानिए, फिल्म सिटी में जो गॉसिप
चल रही है और जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक अर्शी का असली रंग अब सामने आएगा। अर्शी एक हाई सोसाइटी महिला है, उसे पार्टियों की आदत है, शानो शौकत की आदत है। एक पैरालाइज्ड पति की सेवा करना, उसके डायपर बदलना, उसे नहलाना धुलाना, ये अर्शी के बस की बात नहीं है। वो इसे अपनी आज़ादी में खलल मानेगी। अस्पताल के कॉरिडोर में ही अर्शी अपना असली रूप दिखाना शुरू करनेगी। वो ऋषि से कहेगी कि अनिरुद्ध को बेस्ट हॉस्पिटल में रखो, नर्से रखो, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी खराब नहीं करेगी। ये बात ऋषि सुन लेगा और उसे अर्शी के इस व्यवहार पर घिन आने लगेगी। उसे याद आएगा कि कैसे झनक ने हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध को डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है। अदिति भी ठीक होकर घर आ जाती है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अनिरुद्ध जो कभी इस घर का राजा था, अब एक कोने में व्हीलचेयर पर बेबस पड़ा है। उसकी आंखें सब देख रही हैं, दिमाग सब समझ रहा है, लेकिन शरीर लाचार है। अर्शी धीरे धीरे अनिरुद्ध से दूरियां बनाने लगती है। वो अदिति के साथ बिजी हो जाती है या अपनी किटी पार्टीज और सोशल लाइफ में वापस लौटने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध को प्यास लगती है, वो पानी मांगना चाहता है, लेकिन अर्शी उसे अनदेखा कर देती है या झुंझलाकर किसी नौकर को आवाज लगा देती है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अभी उसका प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है। ऋषि जो पुलिस की नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसा है, वो ये सब नोटिस करता है। अदिति जो अब ठीक हो चुकी है, वो भी अपने पिता की हालत देखकर दुखी तो है, लेकिन वो भी अपनी माँ अर्शी की तरह ही नाजुक मिजाज है। उसे बीमार पिता के पास बैठने में अजीब लगता है। वो ऋषि से शिकायत करती है कि घर का माहौल बहुत डिप्रेसिंग हो गया है। ऋषि को ये अदिति का रवैया बहुत चुभता है। वो सोचता है कि क्या यही वो परिवार है जिसके लिए अनिरुद्ध ने अपनी पहली बेटी और पत्नी को ठुकरा दिया था। आज जब उसे जरूरत है तो उसकी परफेक्ट फैमिली उसके काम नहीं आ रही। और तभी एंट्री होती है झनक की। झनक जिसे अनिरुद्ध के हॉस्पिटल जाने के बाद घर के किसी कोने में रहने की जगह मिल गई थी, शायद दादी या ऋषि के कहने पर वो अनिरुद्ध के कमरे में आती है। झनक के हाथ में सूप का कटोरा है। वो बिना कुछ बोले अनिरुद्ध के पास जाती है। अनिरुद्ध उसे देखता है। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी कड़वाहट है या शायद अब शर्मिंदगी है, ये पढ़ना मुश्किल है। झनक उसे चम्मच से सूप पिलाती है। अनिरुद्ध का मुंह टेढ़ा हो चुका है, सूप गिरता है। अर्शी अगर वहां होती तो शायद छी कहकर नैपकिन फेंक देती, लेकिन झनक अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछती है। वो उसे वैसे ही संभालती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। बैकग्राउंड में कोई इमोशनल म्यूजिक नहीं, बस अनिरुद्ध की भारी सांसें और झनक की खामोश सेवा। ऋषि दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे अपनी एक्स वाइफ पर गर्व भी होता है और एक अजीब सा दर्द भी महसूस होता है कि उसने ऐसी हीरे जैसी लड़की को खो दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। अर्शी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि झनक अनिरुद्ध की सेवा करके महान बन रही है। उसे लगता है कि झनक ये सब जायदाद हड़पने के लिए या ऋषि को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। अर्शी अदिति के कान भरना शुरू कर देती है। वो अदिति से कहती है कि देखो, तुम्हारी सौतेली बहन कैसे तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों पर डोरे डाल रही है। अदिति जो पहले से ही झनक से जलती है क्योंकि झनक ऋषि की एक्स वाइफ है, वो आग बबूला हो जाती है। घर में अब एक तरफ बीमार अनिरुद्ध है और दूसरी तरफ औरतों की जंग। लेकिन इस बार अनिरुद्ध सब देख रहा है। वो देख रहा है कि अर्शी उसे बोझ समझ रही है और झनक उसे अपना पिता मान रही है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे झनक को अनिरुद्ध की दवाइयां बदलने से रोका जाएगा। अर्शी जानबूझकर झनक पर चोरी का इल्जाम लगाएगी ताकि ऋषि उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन ऋषि अब चुप नहीं रहेगा। एक पुलिस वाला होने के नाते और एक इंसान होने के नाते ऋषि अब बासु परिवार के खिलाफ खड़ा होगा। वो अर्शी को चेतावनी देगा कि अगर अनिरुद्ध की देखभाल में कोई कमी आई तो वो सख्त कदम उठाएगा। ये सुनकर अर्शी और अदिति दंग रह जाएंगी। उन्हें लगेगा कि ऋषि का पुराना प्यार यानी झनक के लिए फिर से जाग रहा है। और सच तो ये है कि ऋषि के दिल में झनक के लिए इज्जत बढ़ती जा रही है, जो अदिति और अर्शी के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो अपनी जुबान खुलने पर झनक से माफी मांगेगा या फिर अपनी अकड़ में ही रहेगा? मेरे सूत्रों के मुताबिक अनिरुद्ध का ये पैरालाइसिस वाला ट्रैक काफी लंबा चलने वाला है। ये उसका शुद्धिकरण है। उसे हर पल ये महसूस कराया जाएगा कि जिस खून को उसने गंदा कहा, वही खून आज उसे जिंदा रखे हुए है। झनक की ये तपस्या आसान नहीं होगी। उसे अपने ही पिता से गालियां यानी मन ही मन वाली सौतेली माँ और बहन के ताने और अपने एक्स पति की हमदर्दी के बीच संतुलन बनाना होगा। फिल्म सिटी में इस सीन की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि यहाँ झनक की एंट्री होती है और ये एंट्री किसी हीरो से कम नहीं है। ठीक उसी वक्त जब अर्शी जबरदस्ती अनिरुद्ध का अंगूठा कागजों पर लगाने वाली होती है, झनक वहां पहुंच जाती है। झनक जो शायद अनिरुद्ध को देखने के लिए ही जागी थी, वो अर्शी का हाथ पकड़ लेती है। ये वो पल है जब बासु हाउस में पहली बार झनक ने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी है। झनक चिल्लाती नहीं है, वो तमाशा नहीं करती, लेकिन वो अर्शी के हाथ से वो कागज छीन लेती है।
अर्शी गुस्से में फनफनाती है। वो झनक को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन झनक उसका हाथ हवा में ही रोक देती है। ये देखना दर्शकों के लिए बहुत सुकून देने वाला होगा। झनक अर्शी को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि जब तक अनिरुद्ध ठीक नहीं हो जाते, उनकी जायदाद का एक भी हिस्सा इधर से उधर नहीं होगा। अर्शी डर जाती है, इसलिए नहीं कि झनक ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि अगर ऋषि ने ये शोर सुन लिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। अर्शी वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है, लेकिन जाते जाते अनिरुद्ध की आंखों में एक डर छोड़ जाती है कि वो सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं ऋषि की, जो शो का नया हीरो और पुलिस अफसर है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ऋषि को नींद नहीं आ रही है। वो अपने स्टडी रूम में बैठा उस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है जो अदिति को दिए गए जहर के बारे में है। और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, लैब से रिपोर्ट आ चुकी है। ऋषि जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जूस के गिलास पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी बाहरी आदमी के नहीं, बल्कि घर के ही एक सदस्य के हैं। लेकिन यहाँ मेकर्स ने एक बहुत बड़ा सस्पेंस रखा है, जो मैं आपको लीक कर रही हूँ। वो फिंगरप्रिंट्स अर्शी के नहीं हैं, बल्कि वो फिंगरप्रिंट्स सृष्टि यानी अर्शी की माँ या करीबी रिश्तेदार के हैं, जो पार्टी में मौजूद थीं। इसका मतलब ये है कि साजिश सिर्फ बासु हाउस के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से भी रची जा रही है। ऋषि का माथा ठनकता है। उसे समझ आ जाता है कि निशाना अदिति नहीं थी, निशाना झनक थी। किसी ने झनक के लिए वो जहर वाला जूस रखा था, ताकि झनक मरे और इल्जाम एक्सीडेंट का लगे, या फिर झनक को फंसाया जा सके, लेकिन गलती से अदिति ने वो पी लिया। अगली सुबह का मंजर बहुत ही तनावपूर्ण होता है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा है। अदिति, जो अभी भी कमजोरी महसूस कर रही है, वो ऋषि से उम्मीद करती है कि वो उसे पैम्पर करेगा, लेकिन ऋषि का ध्यान कहीं और है। वो बार बार झनक को देख रहा है, जो किचन में अनिरुद्ध के लिए दलिया बना रही है। अदिति को ये बात खटकती है। अदिति ऋषि की पत्नी होने के नाते अपनी सौतेली बहन और अपने पति के बीच की इस अनकही केमिस्ट्री को महसूस कर लेती है। अदिति ऋषि से सवाल करती है कि वो रात भर कहाँ था और इतना परेशान क्यों है। ऋषि उसे सच नहीं बताता, क्योंकि वो अदिति को स्ट्रेस नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी चुप्पी अदिति के शक को यकीन में बदल देती है। अदिति को लगता है कि ऋषि अभी भी अपनी एक्स वाइफ झनक से प्यार करता है। यहीं से बहनों के बीच की जंग और जहरीली हो जाएगी। अदिति, जो अब तक न्यूट्रल थी, अब अर्शी की बातों में आकर झनक की दुश्मन बनने की राह पर चल पड़ेगी। उधर अनिरुद्ध के कमरे में एक बहुत ही भावुक सीन देखने को मिलेगा। झनक अनिरुद्ध को स्पंज बाथ दे रही है। अनिरुद्ध को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिस बेटी को उसने कभी अपनाया नहीं, जिसके अस्तित्व को उसने नकारा, आज वही उसकी गंदगी साफ कर रही है, उसे कपड़े बदलवा रही है। अनिरुद्ध की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो कुछ बुदबुदाने की कोशिश करता है। झनक उसके होठों के इशारे को समझने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध शायद माफ कर दो या पानी कहना चाह रहा है। झनक मुस्कुराती है, एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कान, और कहती है, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं यहीं हूँ। बाबा शब्द सुनते ही अनिरुद्ध का चेहरा कांप उठता है। ये पहली बार है जब उसने इस शब्द को महसूस किया है। फिल्म सिटी के सूत्रों का कहना है कि इस सीन के बाद अनिरुद्ध के किरदार में एक बड़ा बदलाव आएगा। वो अब ठीक होना चाहेगा, अर्शी के लिए नहीं, बल्कि झनक की रक्षा करने के लिए। उसे समझ आ गया है कि अर्शी उसे मार सकती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि घर में एक फैसला सुनाता है। वो नाश्ते की मेज पर सबके सामने कहता है कि जब तक अनिरुद्ध ठीक नहीं हो जाते और जब तक जहर देने वाले का पता नहीं चल जाता, इस घर में पुलिस का पहरा रहेगा। ये सुनकर अर्शी के हाथ से चाय का प्याला गिर जाता है। पुलिस का पहरा मतलब अर्शी अब अनिरुद्ध पर दबाव नहीं बना पाएगी और ना ही कोई सबूत मिटा पाएगी। ऋषि की नजरें अर्शी के चेहरे पर टिकी हैं, वो उसके हाव भाव पढ़ रहा है। एक पुलिस वाला अपनी सास को शक की निगाह से देख रहा है। ये ड्रामा देखने लायक होगा। ऋषि झनक के पास जाता है और सबके सामने उससे कहता है, झनक, अनिरुद्ध अंकल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगी। ये लाइन बासु हाउस में परमाणु बम की तरह गिरती है। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपनी पत्नी के सामने अपनी एक्स वाइफ पर इतना भरोसा जताना, ऋषि ने अनजाने में घर में आग लगा दी है। इसके बाद जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। अर्शी को पता चल जाता है कि ऋषि को कुछ सुराग मिले हैं। वो अपनी माँ सृष्टि को फोन करती है और घबराहट में कहती है कि ऋषि हम तक पहुँचने वाला है, हमें कुछ करना होगा। उनका प्लान अब अनिरुद्ध को मारने का नहीं, बल्कि झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का बनता है। वो प्लान बनाते हैं कि अनिरुद्ध की दवाइयों में हेराफेरी की जाए और उसका इल्जाम झनक पर लगाया जाए, ताकि ऋषि खुद अपने हाथों से झनक को हथकड़ी पहनाए। क्या ऋषि अपनी एक्स वाइफ को गिरफ्तार करेगा
या फिर उसका पुलिसिया दिमाग इस साजिश को पकड़ लेगा। कहानी के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसी झनक एक मेडिकल ट्रैप में फंसने वाली है, जहां सबूत उसके खिलाफ होंगे और अनिरुद्ध चाहकर भी गवाही नहीं दे पाएगा। मैं मनीषा आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कोर्ट रूम ड्रामा और हॉस्पिटल थ्रिलर का मिक्स देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध का पैरालिसिस सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि उसके पापों का प्रायश्चित है और झनक की सेवा उसकी परीक्षा। लेकिन क्या होगा जब अदिति, जिसे अब तक विक्टिम दिखाया जा रहा था, वो विलन बन जाएगी? क्या ऋषि अपनी ड्यूटी और अपने पुराने प्यार के बीच में पिसकर रह जाएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले सीन में झनक कमरे में आती है। उसके हाथ में पानी का गिलास है और वो दवाई की बोतल उठाती है। उसे नहीं पता कि बोतल बदली जा चुकी है। अनिरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगाकर ना कहने की कोशिश करता है। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से हिल रही हैं, गले से अजीब सी गर-गर की आवाज निकल रही है। झनक घबरा जाती है। वो सोचती है शायद अनिरुद्ध को दर्द हो रहा है। वो जल्दी से दवाई निकालकर अनिरुद्ध के मुंह की तरफ बढ़ाती है ताकि उसे राहत मिले। अर्शी दरवाजे के पीछे छिपी ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। जैसे ही झनक वो जानलेवा गोली अनिरुद्ध के मुंह में डालने वाली होती है, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। रुको झनक, ये आवाज़ ऋषि की है। ऋषि आंधी की तरह कमरे में दाखिल होता है और झनक के हाथ पर झपट्टा मारकर वो गोली नीचे गिरा देता है। अर्शी, जो छिपी हुई थी, ये देखकर खुश हो जाती है। वो फौरन बाहर आती है और नाटक शुरू कर देती है। वो चिल्लाने लगती है, देखा ऋषि, मैंने कहा था ना, ये लड़की तुम्हारे ससुर को मारना चाहती है। ये उन्हें गलत दवाई दे रही थी। शुक्र है तुम आ गए। अर्शी का अभिनय इतना जोरदार होता है कि एक पल के लिए अदिति, जो शोर सुनकर दौड़ी चली आई है, को भी लगता है कि उसकी माँ सच बोल रही है। अदिति झनक को धक्का देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की? झनक रोने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। अर्शी मांग करती है कि ऋषि अभी के अभी झनक को गिरफ्तार करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में याद रखा जाएगा। ऋषि अपनी जेब से हथकड़ी निकालता है। अर्शी की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी जीत पक्की समझती है। ऋषि आगे बढ़ता है, लेकिन वो झनक के पास नहीं रुकता। वो सीधा अर्शी के पास जाता है और हथकड़ी अर्शी के हाथों में नहीं, बल्कि उसके सामने टेबल पर पटक देता है। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। ऋषि अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और कमरे में लगे स्मार्ट टीवी में लगा देता है। टीवी पर एक वीडियो प्ले होता है। ये वीडियो उसी कमरे का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे अर्शी ने दवाइयों की बोतल बदली और कैसे अनिरुद्ध के कान में वो धमकी दी। बासु परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति अपनी माँ को अविश्वास से देखती है। वो माँ कहकर पीछे हट जाती है। ऋषि अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अर्शी माँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। मुझे पता था कि इस घर में अनिरुद्ध अंकल सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने कल रात ही इस कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया था। मुझे शक बाहर वालों पर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कातिल तो घर के अंदर और अनिरुद्ध अंकल के बिस्तर के पास ही बैठा है। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हकलाने लगती है, बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच अनिरुद्ध के शरीर में एक चमत्कारिक हरकत होती है। अपने गुस्से और अर्शी की सच्चाई देखने के सदमे से उसके शरीर में एड्रेनलिन का रश होता है। वो अपना बायां हाथ, जो ठीक था, उठाता है और कांपती हुई उंगली से अर्शी की तरफ इशारा करता है। उसके गले से एक ही शब्द निकलता है, लेकिन वो शब्द पूरे कमरे में गूंज जाता है, धोखा। अनिरुद्ध का बोलना इस बात का सबूत है कि अब वो अर्शी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। अर्शी, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन जाती है। वो ऋषि के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन ऋषि का पुलिस वाला अवतार जाग चुका है। वो अर्शी को गिरफ्तार तो नहीं करता, क्योंकि शो में ड्रामा अभी और खींचना है और पारिवारिक इज्जत का मामला है, लेकिन वो उसे घर से बाहर नहीं, बल्कि घर के ही एक कमरे में हाउस अरेस्ट कर देता है। ऋषि ऐलान करता है कि अब से अर्शी अनिरुद्ध के आसपास भी नहीं भटकेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नई और ज्यादा जटिल कहानी शुरू होती है। अदिति, जो अपनी माँ की सच्चाई जानकर टूट चुकी है, वो इसका इल्जाम भी कहीं न कहीं झनक पर ही मढ़ देती है। उसे लगता है कि झनक के आने की वजह से उसकी माँ पागल हो गई और ये सब किया।
अदिति का प्यार अब नफरत में बदलने वाला है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता अब पूरी तरह बदल चुका है। अनिरुद्ध अब झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने की राह पर है। अंत के सीन में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध इशारों में झनक को अपने पास बुलाता है, झनक उसके पास बैठती है और अनिरुद्ध उसका हाथ अपने माथे से लगा लेता है, जैसे वो माफी मांग रहा हो और आशीर्वाद दे रहा हो। ऋषि दरवाजे पर खड़ा ये मिलन देख रहा है और उसके चेहरे पर एक सुकून है, लेकिन साथ ही एक डर भी है, क्योंकि अदिति की आंखों में वो देख चुका है कि अब वो झनक को चैन से नहीं जीने देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए झनक के इस महा एपिसोड के लिए, जो रिश्तों की परिभाषा बदल देगा। अनिरुद्ध का पैरालिसिस ठीक होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब बासु हाउस की कमान अर्शी के हाथ से निकलकर झनक के हाथ में आने वाली है। और फिल्म सिटी की गॉसिप ये भी है कि जल्द ही ऋषि और झनक के बीच का पुराना रोमांस फिर से स्पार्क कर सकता है, जो अदिति को शो की सबसे बड़ी विलेन बना देगा। मैं हूं मनीषा, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव और अंदरूनी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ऋषि को अर्शी को जेल भेज देना चाहिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए झनक।